Hey people out there, this is Vinay Penekar and you are watching Hush. Hey people out there, hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is #Vishin, and I am your personal auxiliary Vinay Penekar. Today we are going to be learning about English paper presentation for SSC board examination. I hope you are into the video, and when you are going to be presenting your paper, make sure over here you are going to fill up the information which has been asked to you in the provided box. आपको हॉल टिकट का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपका. विद दैट व्हेन यू विल बी मूविंग फर्दर हेड, आपको इंग्लिश में सेट्स आएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी या सेट डी. आपको यहाँ पर लिखना है कौन सा सेट आपको आएगा. एसएससी एचएससी का बॉक्स आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा क्योंकि आप एसएससी का एग्जाम लिख रहे हो. आपको सेट लिखना है कौन सा सेट आपको आने वाला है. ऑलराइट, इंग्लिश और मैथ्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ये तीन सब्जेक्ट है जिसमें आपको सेट्स आने वाला है. सब्जेक्ट आपको लिखना है, पेपर लिखना है फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो. इट कैन डिफर एज पर योर मीडियम ऑफ स्कूल. ऑलराइट, यहाँ पर आपको अगर आपकी इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर भी इंग्लिश लिखना है. अगर आप कोई और मीडियम के हो तो डिफर करता है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा. ऑलराइट, सप्लीमेंट आपको काउंट करके लिखना है कितने सप्लीमेंट्स आपने यूज किया है. मूविंग ऑन टू द चैप्टर, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ओवर हियर, I would ask you guys to draw a better presentation for your board examination paper. I hope कि आप बहुत अच्छे तरीके से लाइन को मार के आओगे, लाइन को प्रेजेंट करोगे. यहाँ पर इंटरनल साइड में आपको आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आंसर लिखने के आपको मार्क्स, अगर कोई वर्स्ट या रूड एग्जामिनर रहेगा वो आपको आंसर लिखने के मार्क्स कट कर सकता है क्योंकि आप पता है कि आप आंसर शीट में आंसर ही लिखने वाले हो, तो आंसर लिखने का कोई वैल्यू नहीं होगा. ऑलराइट, मूविंग फर्दर हेड ओवर हियर वी हैव कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स में आपको याद रखना है कि आपको कैपिटलाइज करना है फर्स्ट वर्ड को. हमेशा पहला वर्ड आपका कैपिटल रहना चाहिए. ऑलराइट, यहाँ पर आपने लिखा है, यहाँ पर सामने किसी स्टूडेंट ने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है. यहाँ पर आपको पहले सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस के लिखने के बाद में आपको आंसर लिखना है. यहाँ पर ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द वर्ब फॉर्म, जो आपको वर्ड चेन बनाने बोलेगी, वर्ड चेन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर लिखना है उसका, आपको लिखना है आंसर. अगर वर्ब का बोला है, नाउन का बोला है, जो भी बोला उसको अंडरलाइन करना है. ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही सर्कल करके ऐसा लिखो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, उसके बाद में प्रेजेंट करो. क्योंकि आप एक बार रॉन्ग लिखोगे उसके बाद में कट करके वापस से लिखोगे तो आपका एक वर्स्ट इंप्रेशन छोड़ेगा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे. ओके, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कॉपी करके लिखा है. तो आपको ग्रामर जो आपका 10 मार्क्स के लिए रहने वाला है, आपको उसको बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है क्योंकि 10 में से 10 लाना इज वेरी मच इजी. ऑलराइट, यहाँ पर वापस से ग्रामर के क्वेश्चन में दिया गया है सेंटेंस का टाइप, जो कि सेंटेंस के टाइप में लिखा गया है आंसर है कंपाउंड सेंटेंस. यहाँ पर एक चीज को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा क्योंकि सामने वाले ने सेंटेंस लिखा ही नहीं है, तो कौन से सेंटेंस का आंसर कंपाउंड सेंटेंस है आपको पता नहीं चलेगा, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा. ऑलराइट, आपने अगर लिखा रहेगा तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि ये सब चीज के ऊपर आपको सेंटेंस लिखना इज कंपल्सरी. ग्रामर में आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर हेड वी हैव समथिंग कॉल्ड स्टेटमेंट्स. यहाँ पर देखो ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली लिख दिया है. ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट लिखना इज वेरी मच कंपलसरी. ऑलराइट, जैसे ही ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन लिखना इज कंपलसरी. मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये सब चीज का क्वेश्चन लिखिए आप, क्योंकि इससे पता चलता है कि सामने वाले ने क्वेश्चन के ऊपर भी वर्क किया है. ऑलराइट, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, इन द सेंस ऑप्शंस भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मेन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके उसका आंसर लिखना है. ऑलराइट, मूविंग फर्दर हेड वी हैव, अगर आपसे कोई पेपर अगर जगह छूट जाती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप उधर पे कटिंग डाल दो, कट कर दो वहां पर, क्योंकि फिर बाद में एग्जामिनर को डिफिकल्ट नहीं पड़े कट करने के लिए. ऑलराइट, मूविंग फर्दर अहेड वी आल्सो हैव समथिंग ओवर हियर फ्रॉम ग्रामर. ग्रामर में आपको ध्यान रखना है कि आप हर एक छोटी सी चीज के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हो, वर्क करके बता रहे हो कि इधर पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. उसी के साथ में आपके हर एक ग्रामर राइटिंग स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है. उसी के साथ में आपको बताना है कि कौन सा आंसर क्या है, किसका है, और उससे आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिल जाएगी. देन ओवर हियर वी हैव सेक्शन 3 ऑफ पोएट्री.
पोइट्री अगर आप चालू कर रहे हो, पोएम सेक्शन चालू कर रहे हो, पोएम सेक्शन चालू कर रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप उसको न्यू पेज पे चालू करो। अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जितना भी सेक्शन आपने लिखा है पेपर में वो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर 4, 3 या 2 जितने भी मार्क्स आने वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। इनवैलिड होने से अच्छा है कि आप उसको न्यू पेज पे चालू कर दो। पोएम एप्रिसिएशन जब लिखने के टाइम आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पोएम एप्रिसिएशन जो है आपका वो न्यू पेज पे चालू होना चाहिए। जो भी आप पोएम एप्रिसिएशन लिख रहे हो आप उसका टाइटल डेफिनेटली दीजिए जो पोएम का लिख रहे हो। अगर ये कोई पुली है, द पुली का पोएम एप्रिसिएशन है, तो आपको यहाँ पर लिखना है द पुली। ऑलराइट, इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर यू टू राइट डाउन द टॉपिक। I'm sorry. Then moving further ahead, सेक्शन 4 अनसीन पैसेज जो आएगा आपको उसको बहुत ही इजीली सॉल्व करना है। 10 मार्क्स का वापस आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। उसमें 8 मार्क्स जो रहेगा वो कंप्लीटली स्कोरिंग रहेगा, क्योंकि जो भी आपको पूछा जाएगा वो आपको सब कुछ आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। इसलिए अनसीन पैसेज बोला गया है उसको, क्योंकि आपको पैसेज में आपको इजीली मिल सकता है। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट 8 मार्क्स उसमें आप स्कोर कर सकते हो। 2 मार्क्स के लिए आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्ड आपको करके आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना है। मूविंग फर्दर अहेड, उसी चीज के ऊपर, उसी पैसेज के ऊपर आपको 5 मार्क्स का समरी राइटिंग पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ने लिखा नहीं है। आपको याद रखना है कि समरी राइटिंग जो है आपका वो मिस नहीं करना है। आपको समरी राइटिंग आपको लिखना कंपलसरी है। 5 मार्क का समरी राइटिंग आने वाला है। अगर आप उसको एक अच्छा टॉपिक देके नहीं लिखते हो, अगर आप भूल जाते हो, तो आप 1% आपका जो है खतरे में डाल रहे हो। आपको वो 1% कमाने के लिए समरी राइटिंग लिखना कंपलसरी है। ऑलराइट, मूविंग फर्दर अहेड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है स्टूडेंट ने और सीधे लेटर लिखने चालू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने के लिए उसकी डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे, लेटर राइटिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखने की -1 -2 हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर वहां पर लिखिए और उसको प्रेजेंट करिए। और आई वुड सजेस्ट दैट गो विथ फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मल लेटर अगेन यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए आने वाला है आपको, या इनफॉर्मल भी 5 मार्क्स के लिए आएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मल लेटर में आपको मेन एड्रेस, सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और एंडिंग कंक्लूजन लाइन, और एंड में आपका जो भी रिस्पेक्ट रहेगा, जो रिस्पेक्टफुली और सिंसियरली, वो सब चीज लिखने को आपको मार्क्स कंसिडर किया जाता है। तो उससे आपके डेफिनेटली 2 to 3 मार्क्स आपके वैसे ही बन जाते हैं। तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के ऊपर। और इनफॉर्मल को मैं बोलूंगा कि आप उसको डिसकंसिडर करो। Alright, then moving further ahead, we have over here question number 6A, which is again not started on a new page. I hope कि आपको मैंने 50 बार एक ही बात बोला है कि आप न्यू पेज पे चालू करिए, आप सब कुछ न्यू पेज पे चालू करेंगे। ऑलराइट, न्यू क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज पे चालू होना चाहिए। नॉन वर्बल टू वर्बल, वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको पाई डायग्राम बनाने का पूछा जा सकता है, आपको टेबल बना के बता के प्रेजेंट करना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर अपना ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करोगे तभी तो आप पाई डायग्राम बना पाओगे, यस और नो। और ज्योमेट्री बॉक्स से आप पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको डी का यूज नहीं करना है। आप आपके हिसाब से, आपके अंदाजे से आपको पता चल सकता है कि पूरे सर्कल में 50% कितना होगा, 40% कितना होगा, 70% कितना होगा, आपको अपने हिसाब से करना है वो। ऑलराइट, स्पीच राइटिंग जो है वापस से मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि आप न्यू राइटिंग स्किल न्यू पेज से चालू करिए। स्पीच राइटिंग में हमेशा एक अच्छा सैल्यूटेशन दीजिए, स्टार्टिंग दीजिए, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टॉपिक को मेंशन करिए वापस से स्पीच राइटिंग के, फिर उसकी बॉडी के बारे में लिखिए, लास्ट में उसको कंक्लूड करिए। स्पीच में हमेशा एक ऐसा कोटेशन डालिए जिससे लोगों की आंख खुल जाए, एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आए। एक स्टेटमेंट डालो, एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट डालो, एक कोटेशन डालो कोई अच्छे पर्सनालिटी का। ऑलराइट, उसी के साथ में जब आप न्यू सप्लीमेंट लेते हो तो सप्लीमेंट का इन्फॉर्मेशन प्लीज फिल करना। फिल करने के बाद में आपको होलोग्राफ स्टिकर लगाना इज वेरी मच कंपलसरी, बिकॉज वो नहीं लगाओगे तो आपका वो पूरा पेज ही कैंसिल किया जाएगा, इनवैलिड किया जाएगा और उसको उठा के उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल देंगे। तो वैसे नहीं होने के लिए आपको होलोग्राफ लगाना कंपलसरी है। ज्यादा लंबी स्पीच लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई स्टूडेंट ने यहां से लेके यहां तक का स्पीच लिखा है, ये स्पीच को पढ़ने में एग्जामिनर थक जाएगा। तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, 5 मार्क के लिए बहुत अच्छी स्पीच, सिंपल स्पीच और वर्थ इट वाली स्पीच लिखना है आपको। ऑलराइट, जिससे आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाए।
देखो, राइटिंग स्किल्स जब भी आप करो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर मैं एक राइटिंग स्किल्स भी लिख रहा हूं तो 5 मार्क्स के लिए वो राइटिंग स्किल लिख रहा हूं। 5 मार्क्स ही आपका 1% है, तो आपको अपना जी जान लगा देना है राइटिंग स्किल्स लिखने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका राइटिंग स्किल्स बेस्ट हो तो आप एग्जाम में जाके सबसे पहला राइटिंग स्किल से ही चालू करो। पहला लेटर ही लिख दो, पहला स्पीच ही लिख दो। आप कैसे भी लिख सकते हो पेपर, आपको जरूरी नहीं कि जो फॉर्मेट में दिया वही फॉर्मेट में पूरा कंटिन्यू करो। आप क्वेश्चन नंबर डाल के आगे पीछे भी प्रेजेंट कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि वो प्रेजेंट अगर आप ऐसा करोगे तो टीचर को प्रॉब्लम होगी पेपर आगे पीछे चेक करने के लिए, बट आप आपका बेस्ट दे पाओगे। आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि आप अपने बेस्ट दे रहे हो। ऑलराइट, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छा खासा प्रोवर्ब जो है उसको एक्सपांड कर रहे हो। एक्सपांड करने के टाइम पे आप एग्जांपल्स प्रेजेंट कर रहे हो। एग्जांपल्स में आप स्टोरी को अच्छा प्रेजेंट करिए। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट कोटेशंस, शॉर्ट पोएम्स, शॉर्ट आइडिया, शॉर्ट वर्क्स प्रेजेंट करके आप बता सकते हो सामने वाले को कि आपने कितना इंटरेस्टिंग बनाया है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को। नेक्स्ट फर्दर हेड वी हैव डेवलपिंग अ स्टोरी। स्टोरी जो है आपका या तो आपको बिगिनिंग बताएगी या तो आपको एंडिंग बताएगी। आपको स्टार्टिंग से उसका बॉडी लिखना है पूरा। तो बिगिनिंग और एंडिंग अगर जैसा भी फॉर्मेट में आपको स्टोरी है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक सिंपल, शॉर्ट और गुड लुकिंग स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हो। गुड लुकिंग मतलब सामने वाले को पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आ रहा हो। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको स्टोरी में कुछ भी नहीं लिखना है। आपको डीडीएलजे की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान क्या था वो लिखने की जरूरत नहीं है। हमेशा पेपर में ऐसे ही सब स्टफ्स आते हैं, आपने वो नहीं अटेम्प्ट करना है। आपको वो अटेम्प्ट करना है, आपको वो लिखना है जिससे आपको 5 मार्क्स 1% मिले। ऑलराइट, आई होप आपको इंग्लिश का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया रहेगा। लास्ट में द एंड कोई भी गॉड फिगर की नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पर आपने अगर ऐसा कुछ भी लिखा तो उसका मार्क्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो बहुत ही ह्यूमरिकल लगेगा सामने वाले को देखने के टाइम पे। इस तरीके से आपको अपना इंग्लिश का पेपर प्रेजेंट करना है। आई होप आपको इजीली वीडियो पूरा समझ में आया रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जानने के बाद में आप कितना इंप्रूव कर पाए हो अपने इंग्लिश के पेपर के स्टैंडर्ड को। एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड लेट मी नो हाउ कैन यू अप्रिशिएट दिस पेपर। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट।